हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए देखो, मान लिया ये कोई सरफेस है, ये जैसे मैंने एक शीट शो कर रखी है, ये कोई सरफेस है और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही हैं। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस से परपेंडिकुलरली कितनी पास होती हैं, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। तो परपेंडिकुलरली कितनी पास होती हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए जो इसका फॉर्मूला है वो फर्स्ट डेफिनेशन में है, इट इज़ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सरफेस इंटीग्रल है, तो हमने इंटीग्रेशन, इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला देखें। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। इस तरीके से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती हैं। अब आपने दूसरी बात ये देखा होगा कि जो इंटीग्रेशन है उसके उसका सिंबल थोड़ा यूनिक है यहाँ पर। क्या यूनिक है? हमने बीच में ये सर्कल डाल रखा है। इसमें इंटीग्रेशन ऐसे बनाना है और उसमें बीच में एक सर्कल डाल देना है। ये जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। एक सरफेस जो क्लोज्ड है उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी पास होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ये क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। बाकी इंटीग्रेशन तो सिंपल जो इंटीग्रेशन होती है वही होगी। अब डी एस क्या है? एरिया वेक्टर। डी एस मतलब सरफेस एरिया वेक्टर, और ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, तो ई डॉट डी एस सिंपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो डी एस वेक्टर है, डी एस वेक्टर को जो लिखा जाएगा इसको हम लिख सकते हैं एन कैप डी एस। एन कैप डी एस, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो कि हमने यहाँ पर शो कर रखा है। ध्यान से देखिए, जो शीट है, शीट के परपेंडिकुलर है एन वेक्टर, एन कैप मतलब ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हुई। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लाइंड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो जब डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है तो हम लिख सकते हैं इसको ई डी एस कोस थीटा। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हुआ? ई डी एस कोस थीटा। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर मीटर होती है, सॉरी इलेक्ट्रिक न्यूटन पर कूलम, और डी एस मीटर स्क्वायर होती है। तो टोटल जो इसकी यूनिट बनी वो बनी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और वोल्ट मीटर भी इसकी दूसरी यूनिट है। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये एक सिंपल एक नंबर है कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास हो रही हैं। तो इसमें डायरेक्शन नहीं होती, ये स्केलर क्वांटिटी है। एक इसमें दूसरा टॉपिक है एरिया। एरिया वेक्टर जनरली एरिया स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जहाँ पर एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट हमें करना पड़ता है। और ट्रीट करना पड़ेगा जब वेक्टर की तरह, तो उसकी डायरेक्शन भी बताई जाएगी, और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। जिस डायरेक्शन में जिस सरफेस, जो भी सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की। क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। और ये क्या है? गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर
हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है किसी भी क्लोज सरफेस का, तो किसी भी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा 1/ε0 टाइम्स of the total charge enclosed by that closed surface। मान लिया कोई सरफेस है, ये मान लिया ये, और इसने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, कैपिटल के हुए है, तो इस क्लोज्ड सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। क्लियर? इसका प्रूफ करने के लिए हमने तो गॉस लॉ प्रूव करने के लिए हमने एक ये एज्यूम कर लिया कि कोई स्फेरिकल सरफेस है और उसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू चार्ज, और जो रेडियस है इस सरफेस की वो रेडियस क्या है, आर है। तो अगर मैं इसके सरफेस पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी ले लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 कूलम चार्ज रखूँगा तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो 1 कूलम चार्ज को रिपेल करेगा इस साइड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड, जिसको हम आर कैप से रिप्रेजेंट कर रहेंगे। और जो एरिया वेक्टर एन कैप है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस मैंने शेडेड कर रखा है, ये वाला, इसको हमने गॉसियन सरफेस लिया है। गॉसियन सरफेस मतलब स्मॉल सरफेस सिलेक्टिंग फॉर इंटीग्रेशन। तो इसकी जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा एन कैप। तो जो डी एस वेक्टर हुआ हमारा, जो डी एस वेक्टर है, डी एस वेक्टर इज एन कैप डी एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो ई डॉट डी एस होता है। ये फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी हमने और डी एस की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पर जो वेक्टर थे उनको अलग निकाल लिया, स्केलर की प्रोडक्ट वैसे कर दी हमने। और आर कैप डॉट एन कैप, तो आर वेक्टर मैग्नीट्यूड, एन कैप वेक्टर मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, दोनों के बीच का एंगल थीटा जो है। तो यहाँ पर देखो जो आर कैप है और एन कैप है, आर कैप और जो एन कैप है वो एक ही डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल है तो एंगल जीरो हो जाएगा। एंगल जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए कोस जीरो लिखेंगे। तो आर कैप जो यूनिट वेक्टर उसकी वैल्यू 1 होगी, एन कैप की वैल्यू 1 होगी, और कोस जीरो 1 होगा। और डी एस, एस के आगे डी लिखा है तो ये वेरिएबल हुआ, तो डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, क्योंकि यहाँ पर स्फेरिकल बॉडी हमने सेलेक्ट की थी। तो स्फीयर का जो एरिया होता है वो कितना है, 4πr²। 4πr² कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, Q/ε0। अगर मैं यहाँ पर तो हमने क्या लिया था, एक ही चार्ज लिया था प्लस क्यू। इफ़ देर आर नंबर ऑफ चार्जेस तो टोटल चार्ज बाई ε0 हो जाएगा। टोटल चार्ज का जो सम है वो कैपिटल Q हमने एज्यूम कर लिया। अगर यहाँ पर जो हमने एज्यूम किया है कि जो चार्ज है, चार्ज की इज़ एनक्लोज्ड बाई एयर और वैक्यूम, अगर कोई दूसरा मीडियम एनक्लोज करता है तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स बन जाएगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज।
आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।